प्रणाम सर। सर, हमारा नाम यश सेन है और हम हिंदू कॉलेज के इतिहास विभाग के तीसरे वर्ष के छात्र हैं। सर, आज जैसे कि आपातकाल को 50 साल पूरे हुए हैं और सर आज तक हमने आपातकाल के बारे में केवल किताबों में पढ़ा है या अपने बड़ों के मुंह से सुना है या लोगों से उनकी स्मृतियाँ मिली हैं। कभी हमने आपातकाल की जो गहराइयाँ थी उसके बारे में नहीं जान पाए। और सर वहीं आपने आपातकाल को जिया है, उस दौर की हवा आपने महसूस की है। तो सर आज हम सभी आपके बीच हैं, आपसे आपातकाल के जो गहराइयाँ हैं, आपातकाल में क्या क्या हुआ है, आपातकाल की क्या क्या कठिनाइयाँ लोगों ने झेली हैं, उसके बारे में जानने के लिए हम आप सभी के आपके बीच हैं सर। यस, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है तुमने। 50 साल हो गए। मैं तब मॉडल स्कूल टीटी नगर भोपाल में पढ़ता था, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। और उस समय ये 10+2 नहीं था, 11th के बाद सीधे कॉलेज में जाते थे। तो 11th का मतलब बोर्ड की परीक्षा। तो करियर के लिए साल बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। और मुझे अच्छी तरह याद है 8 और 9 अप्रैल की रात को, मतलब 8 अप्रैल और 9 अप्रैल के बीच में जब मैं गिरफ्तार हुआ था, मेरी उम्र थी कुल 16 साल। मैं स्कूल का प्रेसिडेंट था और मन में कुछ करने की इच्छा थी। इसलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत शिक्षा पद्धति के खिलाफ। पहले गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन छात्रों ने चलाया था, उसको कुचलने की कोशिश की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने। फिर बिहार में छात्रों का आंदोलन पैदा हुआ और छात्रों ने जेपी से अगुवाई की अपील की। तो धीरे धीरे वो आंदोलन पूरे देश में फैल गया था और परिस्थितियां बड़ी विकट थी उस समय। भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे, तानाशाही प्रवृत्ति चरम सीमा पे थी। और वैसे समय में मेरे मन में आया कि ये जो सत्ता है ये देश का भला नहीं कर रही और इसलिए इसके खिलाफ आंदोलन चलना चाहिए। तो हम भी जेपी के मूवमेंट में शामिल हो गए थे उस समय। और उसी समय मुझे याद है 12 जून को एक फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इंदिरा जी 71 में चुनाव जीती थी, लेकिन उन्होंने गलत साधनों का उपयोग किया था, भ्रष्टाचार भी किया था और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया था। वो प्रमाणित हो गया। राजनारायण जी ने उनके खिलाफ याचिका लगाई थी। बड़े जुझारू नेता थे उस समय के, फक्कड़ नेता, समाजवादी नेता थे। और उस पर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इंदिरा जी का चुनाव 6 साल के लिए उसको अवैध घोषित कर दिया था। और यह फैसला भी किया कि 6 साल तक दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकती। इसका मतलब वो प्रधानमंत्री के पद पर भी नहीं रह सकती। और उसी समय देश की आबोहवा बिल्कुल अलग थी। असंतोष चरम सीमा पर था जनता का। गुजरात में कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी थी। वैसी परिस्थिति में होना ये चाहिए था कि इंदिरा जी इस्तीफा देती और उसी पार्टी से कोई और प्रधानमंत्री बनता। लेकिन खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए कुर्सी नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ हो जाए, उन्होंने अंततः आपातकाल लगाया। जेपी के नेतृत्व में मूवमेंट चल रहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हजारों लाखों की रैलियां होती थी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाखों लोग जमा हुए थे। सबको कुचलने के लिए संविधान का गला घोंट दिया गया।
लोकतंत्र को पैरों तले रौंद दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई, नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए और जितने विपक्ष के नेता थे सबको जेलों में भेजा जाने लगा। ना अपील, ना वकील, ना दलील। प्रेस की स्वतंत्रता पर भी ताले डाल दिए गए थे। उस भयानक समय में पुलिस निरंकुश हो गई, देश डर गया था। और उसी दौरान मैं पहले गिरफ्तार नहीं हुआ था, लेकिन 8 तारीख की रात को, 8 अप्रैल, पुलिस ने मेरे कमरे का, मैं तो पढ़ता था, जैसे आप लोग बाहर से पढ़ने आए हो ना, तो मैं भी गांव से भोपाल पढ़ने आया था, तो एक कमरा किराए पे लेके रहता था, हॉस्टल नहीं थी। और जब दरवाज़ा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला तो पुलिस के लोग पहली मंजिल पे, मतलब मैं ग्राउंड फ्लोर पर नहीं था, पहली मंजिल पे कमरा था। नीचे देखी, वहाँ भी पुलिस थी, झाक वहीं से बगल से मैंने देखा और सीधे मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी नाम शिवराज सिंह चौहान है? मैंने कहा हाँ। फिर मुझे बहुत गंदी गाली दी, जो सभ्य समाज के सामने हम लोग बोल नहीं सकते। थप्पड़ मारे और कहा तू चलाएगा इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हमारे इलाके में। हमारा इलाका मीन्स पुलिस का जो एरिया बटा रहता है, थाना और बाकी सब। और मुझे घसीटते हुए नीचे ले गए और जीप में डाल दिया और वहाँ से सीधे ले गए मुझे हबीबगंज थाने। मेरी परीक्षा थी 10 अप्रैल से, बोर्ड की परीक्षा मैं दे रहा था। माँ बाप पेट काट काट के गांव के बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, तो मैंने एक बार कहा कि मेरे 10 तारीख से एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम दे लेने दो, लेकिन वहाँ कौन सुनने वाला था। ऐसा भयानक समय था। थाने में मेरे घुटनों में डंडे मारे गए, कोहनियाँ ऐसी करवा के उनमें डंडे मारे गए और पूछा कि बता तुझे ये साइकिल स्टाइल पर्चे कहाँ से मिलते थे। मैं प्रिंटिंग प्रेस का तो उपयोग कर नहीं सकते थे, तो आपातकाल के खिलाफ हम साइकिल स्टाइल करवाते थे कहीं छुप के पर्चे, और वो पर्चे घरों में लोगों के जैसे अखबार डालते वैसे डाले आते थे। लोकतंत्र बचाओ, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, थोड़ा सा मैटर होता था। तो वो पर्चे भी बरामद हुए थे, कहाँ से मिलते बताइए। तो मैंने तय किया कि बताऊंगा तो नहीं, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो एक नाथूराम सोनी जी थे, उनका लकड़ी के फट्टे का होटल रहता है ना, फट्टे ठोंक के, लकड़ी समझ गए ना, पटिया ठोंक के बना लेते हैं, उसमें चाय समोसा कचौड़ी आलू बड़ा बेचते हैं। तो अपन लोग तो नाश्ता इसी का करते थे, उनके पढ़ते थे तो उनके यहाँ से मिलते थे। मैंने कहा वो बेचारे मारे जाएंगे। ऐसा मैं एक नहीं, अनेकों लोग थे जो प्रताड़ित किए गए। मेरी उम्र तो 16 साल थी। कायदे में जो हमारे यहाँ बालिग जिसको कहते हैं, वयस्क, 18 साल के बाद कहते हैं। और कहा कि करंट लगाओ इसके, हालांकि करंट लगाया नहीं मुझे, कई लोगों को तो करंट भी लगाए गए थे। बर्फ की सिल्ली पे सुलाओ इसे। ऐसे आतंक का समय था वो। और उसके आगे की भी कहानी सुनो तो रात में मारा पीटी हुई। फिर 1-2 रहम दिल पुलिस वाले थे, तो उनका यार अब ठीक है लड़का है, अब अभी तो मत पूछो, सवेरे पूछेंगे इससे। सवेरे फिर ज़रूर मुझे पोहा वोहा लेके आए और बोले बेटा आप बता दो तुम्हारी माँ का क्या होगा, तुम्हारे पिताजी का क्या होगा। इमोशनली पूछने की कोशिश की, मुझे बताना नहीं था। तो फिर मुझे सवेरे हथकड़ियाँ लगाई गई और एक जीप में मजिस्ट्रेट के घर भेजा गया, अदालत में नहीं भेजा। अब वो प्रक्रिया क्या मैं उस समय समझता नहीं था, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं
उनके घर भेजा। पुलिस वहाँ पहुंची, दरवाज़ा खटखटा, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ये कहा कि इसको लाए हैं पकड़ के, उसको जेल भेजना है, तो रिमांड पे भेजना है। तो शायद कई मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर विग्नेचर क्या होते थे मुझे पता। और फिर मजिस्ट्रेट ने कातर दृष्टि से मुझे देखा, लेकिन वो भी कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, चुपचाप सिग्नेचर कर दिए। मैंने सोचा शायद कुछ पूछे, ये तो जज है, लेकिन उस समय तो जज ही डरे हुए थे, क्योंकि आप तुमको पता होगा बेटा, मनपसंद जज बैठे इसलिए जो सीनियर थे उनको दरकिनार किया गया था। सुना है कभी? और जिसके कारण 3 जजों ने शायद जहाँ तक मुझे याद इस्तीफा दिया था। तो अब जो बचे वो तो वही बचे जो हम जो कहेंगे वो करेंगे। न्यायपालिका को भी दरकिनार करके दबा के उस समय काम लिया गया था। और बाद में फिर 2 पुलिस वालों के हाथ में मुझे दे दिया, हथकड़ी लगी हुई थी कि ले जाओ इसे। अब वो मुझे पैदल ही ले चले मजिस्ट्रेट के घर से, जीप तो छिन गई वहाँ, तो जीप वाले जीप ले गए। तो उस समय मुझे याद है 50 साल पहले की बात है, एक तांगे में स्कूल के बच्चे आ रहे थे। पहले भोपाल में तांगा चलता था, एक घोड़ा वाला तांगा, और उसी में रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से लोग आते जाते थे, गाड़ियाँ बहुत कम थी। तो उस तांगे में स्कूल के बच्चे बैठ के आ रहे थे, स्कूल भी छोड़ने और लेने जाने शायद तांगे चलते थे उस समय। तो उनने मुझे देखा, मैं दुबला पतला, पजामा पहना था और शर्ट पहनी थी। रात भर थाने में रहा तो कपड़े गंदे मुड़े तुड़े हो गए थे। तो बच्चों को लगा कि कोई चोर और है, तो ऐसे मेरी तरफ उंगली उठा कर, यार देखो कोई चोर जा रहा है क्या। हथकड़ी लगी, पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे। तो मेरे मन में बड़ी चोट लगी कि ये तो बच्चे चोर समझ रहे हैं मुझे। तो फिर मैंने नारे लगाना शुरू किया अकेले ही, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे और जुल्म किया तो और लड़ेंगे। मैंने कहा कम से कम ये सच तो लोगों के सामने जाए कि। तो फिर मैं अकेले ही नारा लगाता था। उन्होंने कहा कि मारेंगे, मैंने कहा जितना मारना मार लो। मैं अकेले चिल्लाता था, जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा, जुल्म किया तो और लड़ूंगा। अगल बगल में आने जाने वाले थोड़े से दूर से देखते, माहौल तो डर का था। मैं कहते अरे कितना अत्याचार हो रहा है, देखो जरा से बच्चे को ले जा रहे हैं। मतलब 11वीं में था, 16 साल की उम्र में, दुबले पतले थे तो बच्चे ही लगते थे। फिर उनने मुझे एक बस में बिठाया, मैं बस में भी नारे लगाने लगा, तो बस में भी खुसर पुसर होने लगी, क्या अत्याचार कर रही इंदिरा गांधी, देखो बेचारे बच्चे को ले जा रहे हैं। लेकिन करने की स्थिति में कोई कुछ नहीं था। जब मैंने बस में नारे लगाए तो फिर उनने उतार के मुझे ऑटो में चढ़ा दिया, और दोनों अगल बगल में ऑटो में बैठ गए। तो मैं ऑटो से भी मुंडी निकाल निकाल के चिल्लाता रहा, शहर था वो तो। और ऐसे हम भोपाल सेंट्रल जेल पहुंच गए। दरवाज़ा मैंने देखा जेल का, फिर मैंने और दम लगा के नारा लगाया, जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा, जुल्म किया तो और लड़ूंगा। तो जेल के अंदर से भी नारे लगने लगे, क्योंकि 6 नंबर बैरिक में मीसाबंदी थे वहाँ, उनने नारे लगाना शुरू किया। तो मैं इधर से लगाता, वो उधर से लगाते। फिर जेल का फाटक खुला, फिर जो जेलर या जो भी टीम उनकी रहती, कपड़े उतारो, फिर शरीर पे देखते थे कहाँ कौन सा काला तिल कहाँ है, इधर क्या है और इधर क्या है, वो सब नोट किया। और उसके बाद बैरिक नंबर 6 में भेज दिया। ये कहानी एक की नहीं है, लाखों की है, लाखों की। पूरा देश जेल खाना था, जेल खाना। मामा जी जी तो मेरा सवाल आपके उसी प्रारंभिक दौर से, वो जो आपकी 16 साल की उम्र है और जिस वक्त वो अत्याचार का माहौल है, बहुत डर का माहौल है, उसी वक्त से है कि कैसे उस वक्त आपको जब गिरफ़्तार कर लिया गया है और उस घटना का प्रभाव उस युवा शिवराज सिंह पे पड़ता है, किस प्रकार वो प्रभाव पड़ता है जो आज वही व्यक्ति, वही मामा जी आज इतने अच्छे राजनेता के रूप में उभरे। तो वो प्रभाव एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता था कि आप सोचते कि नहीं अब सब छोड़ छाड़ के घर लौट जाऊंगा, साधारण ज़िंदगी जीऊँगा, और एक दूसरा प्रभाव पड़ सकता। तो वो प्रभाव आप पे किस प्रकार पड़ा? जेल ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक तो मन में यह संकल्प पैदा हुआ कि अन्याय का विरोध करना धर्म है।
हमने जेल में देखा, हमारे एक नेता थे हसमत वारसी, जनसंघ के बहुत अच्छे नेता थे, प्रखर वक्ता थे, वो बीमार हुए जेल में। हम हाथ जोड़ते रहे जेल में, जो जेल का स्टाफ था, इनको अस्पताल ले जाओ, इनको अस्पताल ले जाओ। उनको पेट में दर्द, उल्टियाँ, हमारी 2 दिन तक नहीं सुनी। और तीसरे दिन उल्टी करते करते जब बिल्कुल बेदम हो गए तो उनको ले जाया गया, तो अस्पताल भी ढंग से नहीं पहुँचे और उनकी मृत्यु हो गई। अब अपने सामने तड़प तड़प के अपने एक साथी को एक तरह से मरते हुए हमने देखा। मन में ये विचार और मजबूत हुआ कि ये गलत है और इसका विरोध करना चाहिए। मेरी दादी माँ थी, दादी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं उनके बड़े लड़के का बड़ा लड़का था। तो पिता से भी ज़्यादा नाती से, बेटे से भी ज़्यादा नाती से प्यार करती दादी माँ। उसको जब पता चला कि जेल चला गया हमारा लड़का, तो गांव में, वो पढ़ी लिखी थी नहीं, उनको समझ में नहीं आया ये जेल क्यों गया। तो उसी दुख में वो बीमार हो गई कि बेटा जेल चला गया, बेटा जेल चला गया, बेटा जेल चला गया। और बीमार होकर ठीक नहीं हुई, उनने भी प्राण त्याग दिए। और अपनी दादी माँ को अंतिम दर्शनों के लिए भी मैं, अंतिम दर्शनों से भी मोहताज रहा। उस घटना ने भी मन पे ये असर डाला कि जब भी मौका मिलेगा इस कांग्रेस को तो नहीं छोड़ना, जो इस सीमा तक जा रही है। ऐसे एक नहीं, कई लोग जेलों में मर गए, कई के परिवार आप सोचो तबाह हो गए। अब साधारण परिवार से छोटी दुकान चला रहा है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो उसकी दुकान बंद हो गई, बच्चों का खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, दर दर की ठोकरें खाई गई। तो ये जब पूरा दृश्य देखा, और जब ये देखा कि अदालत से लेके एक और घटना बेटा, जब मैं जेल नहीं गया था, बेटा बेटी सबको कह रहा हूँ, उस समय जो मन में आता था वो करती थी सरकार। संजय गांधी के दिमाग में आया कि यहाँ से अतिक्रमण हटाना, तो तुर्कमान गेट पे बुलडोजर चलाए गए और जो विरोध करने आए उन पर गोलियां बरसा दी गई, सीने गोलियों से छलनी कर दिए गए, मारे गए लोग। ये कभी होता था क्या भारत में? एक नसबंदी ऑपरेशन के नाम पे ऐसे अमानुषिक अत्याचार हुए, कल्पना नहीं कर सकते। टारगेट दे दिए गए, इतने ऑपरेशन करना है अधिकारी कर्मचारियों को, ये करके लाओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी सुरक्षित नहीं, तनख्वाह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब अधिकारी पिले तो जो मिले पकड़ लो और नसबंदी कर दो। उस दौर में बूढ़ों की नसबंदी कर दी गई, कुंवारों की नसबंदी कर दी गई, जिनकी शादी नहीं हुई थी उनका वो ऑपरेशन कर दिया गया। क्या बच्चे, बूढ़े, जवान जो मिला, कुंवारे। हालत ये होती थी कि मैं तो 76 में जेल गया, 75 में नहीं गया, मैं जून 75 में लगा था आपद का। उस समय जब मैं गांव गया तो एक जीप आई तो पूरा गांव भागा वहाँ, पुरुष सब। नर्मदा जी के तट पर मेरा गांव है, तो कोई नर्मदा जी के जो किनारे रहते हैं ना, उनमें नाले, उनमें छुप रहे हैं, कोई खेतों की तरफ भाग रहा है। भाग क्यों रहे हैं? अरे बोले ऑपरेशन वाले आ गए, गांव की भाषा में ऑपरेशन वाले आ गए, मतलब नसबंदी वाले। तो घर केवल महिलाएं, और वो भी बूढ़े छोड़ते थे, नहीं तो महिला की नसबंदी नहीं कर दी गई। तो ऐसा आतंक का माहौल था, कोई सुनने वाले ही नहीं। इन सब घटनाओं ने दिल दिमाग पे ये प्रभाव डाला कि इस घोर अन्याय का जबरदस्त प्रतिकार करना चाहिए। 1 साल जब हो गया आपातकाल की बरसी को, 25 जून 1976, तो उस समय 1 साल और बढ़ा दिया। तो कुछ लोग बड़े परेशान थे क्योंकि परिवार तबाह हो जाएगा, बर्बाद। लेकिन हमने खूब नारे लगाए, रोक सकेंगे नहीं विरोधक, संग शक्ति का प्रबल प्रवाह, ये मानस से बहती गंगा, क्या रोकोगे इसकी धार। अब और उत्साह भर के कि देखा जाएगा जो होगा। लेकिन अंततः इमरजेंसी के दौर में ही चुनाव की घोषणा हुई, और शायद इंदिरा जी ने ये सोचा होगा कि अब तो विपक्ष को कुचल ही दिया, अब ये क्या चुनाव लड़ेंगे, जेलों में बंद है,
निकल के आएंगे तो इनकी कोई पार्टी नहीं, सब अलग अलग पार्टियों में, ये क्या चुनाव लड़ पाएंगे। तो चुनाव की घोषणा हो गई, और चुनाव की घोषणा हुई तो हम लोग जनवरी में छूट गए, जेल से बंदी छोड़ दिए गए, कई नेता भी छूटे। लेकिन मन में भाव था कि अब चाहे कुछ हो जाए छोड़ना नहीं है कांग्रेस को। तो पहले लोग बहुत डरते थे। मैं अपने गांव आया और गांव में पहले दादी माँ को याद किया, फिर हमने गांव में ही मीटिंग की अपने, छोटी सी सभा, और मैंने अमानुषिक अत्याचार गिनाए कि देखो ये हाल है, मेरा दोष क्या था, ऐसे लाखों लोगों का दोष क्या है, और अब अगर ये कांग्रेस जीत गई तो हमारी तो जेल में ही कब्र बनेगी, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए। फिर गांव के बच्चों की टीम बनाई एक छोटी, और आसपास के गांव में हम साइकिलों से जाने लगे। तो पहले लोग दूर दूर रहते थे, ज़्यादा आते नहीं थे, डरते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर सुनने लगे। फिर लोगों ने धीरे धीरे पैसा देना शुरू कर दिया, 5 रुपये 2 रुपये, ले जाओ चुनाव के लिए ले जाओ, क्योंकि भाव जनता के मन में बिल्कुल अलग था, डर था। तो हमने उससे जीप किराए पे ले ली, और जीप में माइक बांध के फिर मामा के, उस समय तो मैं बच्चा ही था, वो भाषण होने लगे कि देखो कितना अन्याय है, लोकतंत्र चाहिए कि तानाशाही चाहिए। और लोगों को मैं आकर्षित इसलिए करता था कि छोटा सा था, दुबला पतला। फिर मैं भोपाल आया, को सभा ठाकरे भी छूट गए थे, वहाँ मिला तो फिर वहाँ मुझे कहा कि भोपाल के आसपास चुनाव तुम प्रचार करो। गांव-गांव में हमने युवा जनता पार्टी का गठन किया, और फिर चूंकि मैं पॉपुलर वक्ता भोपाल के आसपास हो गया था, तो जब भी कोई बड़े नेता की सभा होती पहले मुझे बुलवाते, ये बालक इतनी उम्र इसकी, ये जेल में रहा, सुनिए इसी से। तो फिर मैं अपनी बात सुनाता कि देखिए, और लोग इमोशनल हो जाते थे। लेकिन मन में जो आपने कहा प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा अन्याय के खिलाफ लड़ना है और सफल सार्थक जीवन जीना है। सर, मेरा आपसे प्रश्न ये थोड़ा व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, पर क्योंकि मैंने अपने स्कूल में इमरजेंसी आपातकाल के ऊपर ही पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो मैंने हर चीज़ थोड़ा बारीकी से देखी है। और मैं समझती हूँ कि कैसे किसी भी नेता के लिए, अगर वो पोजीशन में है, स्पेशली अगर वो प्रधानमंत्री है, कोई भी मंत्री है, तो कैसे विधायिका, न्यायपालिका और ये जो कार्यपालिका है, इन सबके साथ अनैतिक रूप से छेड़छाड़ करना काफ़ी आसान हो जाता है अगर ये जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है ठीक से काम ना करें। तो मानवीय रूप से आपकी जो किसी भी इंसान की एक टेंडेंसी होगी कि मेरे हित में जो कार्य हो वैसा सब हो। एक नेता के रूप में, एक लोक नेता के रूप में आप अपने आप को क्या ऐसी सिचुएशन में कभी पाते हैं कि ये होना इस तरीके से चाहिए परंतु हो नहीं रहा है, मैं इस तरीके से करवा सकता हूँ पर क्या मुझे करवाना चाहिए, जो एक असमंजस जो आपके मन में कभी आया हो, और जब आया हो तो आप अपने आप को एक नेता के रूप में कैसे उससे उभरते हुए देखते हैं? बेटी, एक बात तो मैं भारत की जनता को प्रणाम करता हूँ, हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व है। आप उसी से अंदाज लगा लो कि जब जनता पार्टी बनी तो कोई संगठन नहीं था, जेलों से लोग छूटे, मौका ही नहीं मिला था। तो कई तो ये कहते थे कि यार चुनाव लड़ो ही मत, मारे जाएंगे, कोई कहाँ से लड़ेंगे। लेकिन वो चुनाव जनता ही ने लड़ा। और आपको पता है कि इंदिरा जी और संजय गांधी सारे चुनाव हार गए थे, और जनता पार्टी की भारी विजय हुई थी। लोकतंत्र को अगर जिंदा रखा तो जनता की इसी भाव ने जिंदा रखा कि हम लोकतंत्र मरने नहीं देंगे। भारत की जनता को सत सत प्रणाम, बहुत परिपक्व है हमारा लोकतंत्र। आपने ये जो बात कही कि कई बार, देखिए आज जो संविधान हाथ में लेके घूमते हैं और संविधान को दिखा रहे हैं, संविधान खतरे में है, संविधान की शपथ ले रहे हैं, पहले वो इस बात का जवाब दें, उनने ही संविधान को, उनकी पार्टी ने कुचला क्यों? आसान था इस्तीफा देना, दूसरे को बनाना, कोर्ट में लड़ना, सुप्रीम कोर्ट में। ऐसी स्थिति में ये विचार आना कि मैं ही रहूंगा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र में मर्यादाओं का पालन होता है, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लोकतंत्र मनमानी से नहीं चलता किसी भी हालत में। 2018 में मेरी 3 सीटें कम रह गई थी मध्य प्रदेश में, बहुमत कांग्रेस का भी नहीं था। मैं चाहता तो बढ़ जाता और सरकार बना लेता,
लेकिन मैंने तय किया कि भाई नंबर मेरे पास नहीं है, भले 3 सीट कम रही हो, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं जाके राज्यपाल को इस्तीफा दे आया। रोकते रह लोग कि मत करो, गिव अप मत करो, लेकिन ये लोकतंत्र का तकाजा था, मुझे छोड़ना चाहिए। अब जबरदस्ती हमारे मन में आया कि नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से सब चीज़ें तोड़ मरोड़ दूंगा, तो चीज़ें नहीं तोड़ते, वो लोकतंत्र को मरोड़ते हैं, वो लोकतंत्र को कमज़ोर करने का पाप करते हैं। सत्ता में बैठ के मनमानी की जा सकती है, लेकिन ये करना जनता के साथ तो अपराध है ही, ये लोकतंत्र को कुचलना है पूरी तरह से। देखो लोकतंत्र है तो सब रहेंगे, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, एक पार्टी कल दूसरी पार्टी आ गई, तो हमको जो लोकतंत्र की मूल भावना है उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर हम विरोध में है तो विरोध में रह के काम करो ना, कौन मना करता है, विरोध में काम करने का भी आनंद है। लेकिन चाहे कुछ हो जाए मैं ही रहूंगा, ये तानाशाही मानसिकता है, अधिनायकवादी मानसिकता है। इस मानसिकता को तो खत्म ही करना पड़ेगा। हम सही रास्ते पर जो काम अपनी तरफ, हाँ कई चीज़ें हम कर पाते, नहीं भी कर पाते। अभी मैं तड़फता हूँ कि खेती और किसानों की हालत और कैसे ठीक करूँ। अभी हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया, हमने 11,000 साइंटिस्ट भेजे गांव-गांव। फिर भी कई बार बेटी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, तो कोशिश करते हैं कि और बेहतर कैसे करें, तरीका यही है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं हिंदू कॉलेज के प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। सर मेरा प्रश्न है कि आप उस आपातकाल के लंबे एवं भयावह दौर में काफ़ी दिनों तक जेल में रहे, तो उस समय आपके परिवार की प्रतिक्रिया या भूमिका क्या थी? क्या वे आपकी शक्ति या प्रेरणा के स्रोत थे, या इतने क्रूर अत्याचार को देखकर एक समय वे भी कहीं ना कहीं डर गए थे? मेरा परिवार कांग्रेसी था, मेरे पिताजी स्वयं कांग्रेस में थे। उस समय कांग्रेस के अलावा कुछ होता नहीं था। आज से 50 साल पहले जनसंघ काम कर रहा था, लेकिन कंपैरेटिवली उतनी ताकत जनसंघ में नहीं थी। मैं विद्रोही था, तो मैं शुरू से ही इस तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ था। तो पहले परिवार ने कोशिश की मैं जेल से छूट जाऊं कैसे भी। गुलाब चंद जी तामोट हुआ करते थे एक मंत्री सरकार में मध्य प्रदेश में, वो शायद जहाँ तक मुझे याद है पंचायत मंत्री ऐसा कुछ थे, और पिताजी भी चूंकि कांग्रेस में रहे थे, तो पिताजी उनके पास गए और उनसे कहा कि मेरे लड़के को कैसे भी छुड़वाओ। तो तामोट साहब ने कहा कि उससे कहो जेल में जाके मिलो कि वो माफ़ी मांग ले, आपातकाल के खिलाफ जो कर रहा है माफ़ी मांगे और लिख के दे दे। तो पिताजी मिलने आए। पिताजी को देख के स्वाभाविक रूप से, क्योंकि शिक्षकों के पीछे थे हम, तो मिलाई भी हुई थी, तो वो इस तरफ थे और मैं उस तरफ था। तो पिताजी ने कहा कि बेटा माफ़ी मांग लो। तो मैंने कहा मैंने कोई गलती की नहीं। उनने फिर गुस्से में कहा कि मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारा पिता हूँ, माफ़ी मांगो। मैंने कहा मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो परेशान हो गया। उसके बाद मैंने माफ़ी मांगी नहीं। लेकिन बाद में दादी माँ बीमार हुई, उनकी मृत्यु, स्वर्गवास हो गया, तो परिवार धीरे धीरे आक्रोश से भर गया और कहा कि भाई लड़के का दोष क्या था या माँ का दोष क्या था, बेटे के तकलीफ में ही चली गई दुनिया छोड़ के। तो फिर पहले डर था कि ये पूरा जेल में ही नहीं इसकी ज़िंदगी चली जाए। धीरे धीरे वो डर आक्रोश में बदला। मेरी माँ ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, लड़के ने अच्छा किया, नहीं मांगी माफ़ी। तो धीरे धीरे उनकी भावना भी विद्रोही होने लगी। और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, 2-4 दिन के बाद वो खुद भी मैदान में आ गए कि जनता पार्टी को जिताना है। तो परिवार पूरा बदल गया। सर मैं अर्नब कुमार हूँ, पॉलिटिकल साइंस का छात्र। सर जैसे कि हम देखते हैं, जैसे आपने भी बात की, काफ़ी विपक्ष और अपोजिशन के नेता और कंटेम्प्रेरी मीडिया जो है वो अभी के टाइम से इमरजेंसी के टाइम को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। लेकिन सर हमने इमरजेंसी का टाइम नहीं देखा है, हमने पढ़ा है। हालांकि आप एज अ इंसान, एज अ पर्सन, भाजपा के मेंबर के मतलब अलावा भी अगर आप कंपेयर करना चाहें और बताना चाहें सबको कि कितने एक्चुअल फ़र्क है उस समय में और आज के समय में,
तो आप क्या कहेंगे इस पर? जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो केवल एक परिवार की इच्छा ही अंतिम होती थी। मैं अगर ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं कि एक परिवार की तानाशाही। आप देखेंगे कि किस तरह से निर्वाचित सरकारों को गिरा दिया जाता था। आर्टिकल 356 का प्रयोग उस समय 50 से ज़्यादा बार हुआ। निर्वाचित सरकारें गिराने का पाप किया जाता है। मैं मेरी मर्जी चलेगी, मेरे सामने नहीं झुका तो इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। अपनी पार्टी के लोगों को रोन देते थे, समाप्त कर देते थे। कांग्रेस के डीएनए में ही तानाशाही है, लोकतंत्र को कुचलना है। लेकिन आज पावर में एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में ही लोकतंत्र का सम्मान है, लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर है। और इसलिए आज देखते हैं, जैसे आज ही मैं कैबिनेट की बैठक थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में फेयर डिस्कशन होता है, फेयर डिस्कशन, जिसमें जिसके मन में जो हो कहे। उस समय कोई जबान नहीं खोल सकता था, कैबिनेट तो क्या कहीं भी। तो बहुत फ़र्क है, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज आपकी ज़ुबानी हमने जो इमरजेंसी में जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी लोगों ने सहा है, उसके बारे में जाना, उसको समझा। और आज तक जो हम सब किताबों में पढ़ते आए थे या लोगों की स्मृतियां में जो हम लोगों ने देखा था, आज आपसे सुना, क्योंकि आपने वो जिया था। सर, इससे हमें ये सीखने में मिला कि कैसे एक ऐसी सिचुएशन जब आप हर चीज़ आपके अपोज में जा रही हो, वहाँ पर भी आपको अपना साहस बरकरार रखना है और जो चीज़ सही है वो अंत तक सही रहेगी। उसके खिलाफ आपको आवाज़ भी उठानी है और उसके लिए खड़ा भी होना है। भले ही शुरू में लोग आपके साथ ना रहें, पर अंत में लोग साथ भी आएंगे और आपका साथ भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरे हिंदू कॉलेज परिवार की तरफ से एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। नहीं, आप भी आ जाए, बहुत धन्यवाद। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। तो जियो तो बेटा बेटियों, इतिहास बनाने के लिए जियो, कुछ बड़ा और बेहतर करने के लिए जियो, देश को सही दिशा देने के लिए जियो, ज़िंदगी को अर्थपूर्ण बनाने के लिए जियो, दुनिया को और खूबसूरत, सुंदर और लोकतांत्रिक बनाने के लिए जियो। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी।